नमस्कार साथियों, बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम किताबों की दुनिया को गहराई से जानेंगे। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ कहानियां बताना नहीं, बल्कि किताबों से जुड़ी महत्वपूर्ण सीख, विचार और प्रेरणाएं भी देना है। बीजगणितम एक ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो भारतीय गणित के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती है। ये पुस्तक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई है, जिनका समय 12वीं शताब्दी था। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद श्रीनिवास शास्त्री ने किया है, जिससे ये आधुनिक पाठकों के लिए सुलभ हो गई है। ये पुस्तक वास्तव में बीजगणित अलजेब्रा के सिद्धांतों पर केंद्रित है। इसमें अंक गणित के आगे की अवधारणाओं को समझाया गया है, जहां अक्षरों, वेरिएबल्स और प्रतीकों का उपयोग करके समस्याओं को हल किया जाता है। पुस्तक में बीजगणितीय समीकरणों, वर्गमूल, घनमूल और अज्ञात राशियों अननोन्स को निकालने के तरीकों का विस्तृत वर्णन है। पुस्तक की मुख्य विषय वस्तु 1. परिचय और मूल सिद्धांत। पुस्तक की शुरुआत बीजगणित के मूल सिद्धांतों से होती है। इसमें शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के नियमों को समझाया गया है। ये बताता है कि कैसे इन संख्याओं का उपयोग करके समीकरणों को बनाया और हल किया जाता है। 2. समीकरणों का हल। पुस्तक में रैखिक समीकरणों, लीनियर इक्वेशंस और द्विघात समीकरणों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के लिए कई विधियां बताई गई हैं। भास्कर द्वितीय ने इन समीकरणों को हल करने के लिए कई सूत्र और तकनीकें विकसित की थीं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। 3. अज्ञात राशियों का पता लगाना। इसमें समस्याओं को हल करने के लिए एक अज्ञात राशि को यावत तावत जो कुछ भी के रूप में दर्शाने की तकनीक का उपयोग किया गया है। ये अज्ञात मानों को खोजने का एक तरीका है, जो आधुनिक बीजगणित में x और y जैसे अक्षरों के उपयोग के समान है। 4. पहेलियां और उदाहरण। पुस्तक केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि इसमें कई दिलचस्प पहेलियां और व्यावहारिक उदाहरण भी दिए गए हैं। ये उदाहरण अक्सर दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित होते हैं, जैसे व्यापार, ऋण और निवेश। इससे पाठक के लिए विषय को समझना आसान हो जाता है। 5. चक्रवाल विधि। इस पुस्तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक चक्रवाल साइक्लिक विधि है। ये विधि पेल के समीकरण, पेल्स इक्वेशन को हल करने के लिए एक उन्नत और परिष्कृत तरीका था। ये विधि यूरोप में कई सदियों बाद खोजी गई थी, जो भारतीय गणित की श्रेष्ठता को दर्शाता है। 6. संस्कृत और हिंदी अनुवाद। इस पुस्तक का सबसे बड़ा लाभ इसका हिंदी अनुवाद है। मूल पाठ संस्कृत में है, जो आज के समय में अधिकांश लोगों के लिए समझना कठिन है। श्रीनिवास शास्त्री का अनुवाद इसे सरल और सुलभ बनाता है, जिससे भारतीय गणित के इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को कोई भी पढ़ सकता है और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में, बीजगणितम सिर्फ एक गणित की किताब नहीं है, बल्कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अनमोल हिस्सा है। ये दर्शाती है कि कैसे प्राचीन भारत में गणित का ज्ञान उन्नत और व्यवस्थित था। ये पुस्तक आज के छात्रों और गणित प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक सोच और उपलब्धियों से अवगत कराती है। बीजगणितम, परिचय और मूल सिद्धांत। इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। बीजगणितम की शुरुआत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गणित की उस शाखा से होती है जिसे हम आज बीजगणित अलजेब्रा कहते हैं। यह पुस्तक महान गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखी गई गणित के उन बुनियादी नियमों और सिद्धांतों को स्पष्ट करती है, जो संख्याओं से आगे बढ़कर अज्ञात राशियों, वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद श्रीनिवास शास्त्री ने किया है, जिससे ये प्राचीन ज्ञान आधुनिक पाठकों के लिए सुलभ हो गया है। पुस्तक का पहला भाग, जिसे परिक्रम ऑपरेशंस कहा जाता है, बीजगणित की नींव रखता है। ये भाग शून्य, धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक नेगेटिव संख्याओं के महत्व और उनके उपयोग को विस्तार से समझाता है। भास्कराचार्य ने इन अवधारणाओं को इतने सरल और तार्किक तरीके से प्रस्तुत किया है कि ये आज भी प्रासंगिक हैं। 1. शून्य, 0, एक क्रांतिकारी अवधारणा। भारतीय गणित की सबसे बड़ी देन में से एक शून्य, 0 की अवधारणा है। बीजगणितम में शून्य को केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक पूर्ण संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। पुस्तक में शून्य के साथ गणितीय संक्रियाओं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के नियमों को स्पष्ट किया गया है। शून्य के साथ जोड़ और घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद जीरो,
भास्कराचार्य बताते हैं कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने या घटाने पर वो संख्या अपरिवर्तित रहती है। जैसे 5 + 0 = 5 और 5 - 0 = 5। ये एक सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है जो बीजगणितीय समीकरणों में बहुत काम आता है। शून्य के साथ गुणा, मल्टीप्लिकेशन विद 0। पुस्तक में ये नियम भी बताया गया है कि किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर परिणाम हमेशा शून्य होता है। जैसे x तारांकन 0 = 0। ये नियम आधुनिक बीजगणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शून्य से भाग, डिवीजन बाय 0। भास्कराचार्य ने शून्य से भाग देने की समस्या पर भी विचार किया। उन्होंने बताया कि किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पर परिणाम अनंत इन्फिनिट होता है। ये एक दूरदर्शी विचार था जिसे आज भी गणित में स्वीकार किया जाता है। हालांकि उन्होंने शून्य को शून्य से भाग देने की स्थिति को अनिर्णय इंडिटर्मिनेट कहा, यानी जिसका कोई निश्चित मान नहीं है। ये दिखाता है कि भास्कराचार्य कितनी गहराई से इन सिद्धांतों को समझते थे। 2. धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक नेगेटिव संख्याएं। बीजगणित में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। भास्कराचार्य ने इन संख्याओं को स्पष्ट करने के लिए दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग किया। धन पॉजिटिव। उन्होंने धनात्मक संख्याओं को धन कहा, जिसका अर्थ संपत्ति या आमदनी से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो ये जोड़ 100 है। ऋण नेगेटिव। उन्होंने ऋणात्मक संख्याओं को ऋण कहा, जिसका अर्थ कर्ज या घाटा से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप पर 50 रुपए का कर्ज है तो ये -50 है। इस तरह के सरल उदाहरणों से उन्होंने ये समझाया कि कैसे इन संख्याओं का उपयोग करके लाभ, हानि या लेन देन की गणना की जा सकती है। इसके बाद पुस्तक में इन संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं के नियम बताए गए हैं। जोड़ना, एडिशन। 2 धनात्मक संख्याओं का योग हमेशा धनात्मक होता है। जोड़ 5 जोड़ 3 = जोड़ 8। 2 ऋणात्मक संख्याओं का योग हमेशा ऋणात्मक होता है। -5 + -3 = -8। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ने पर परिणाम उस संख्या के चिन्ह, साइन के साथ आता है जिसका निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू अधिक होता है। जोड़ 5 जोड़ -3 = जोड़ 2। घटाना, सब्ट्रैक्शन। घटाने की प्रक्रिया को जोड़ने की प्रक्रिया में बदलकर समझाया गया है। जैसे 5 - 3 को 5 जोड़ 3 के बराबर माना गया है। ये नियम आज भी बीजगणित में इस्तेमाल होता है। गुणा, मल्टीप्लिकेशन। 2 समान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा हमेशा धनात्मक होता है। -5 × -3 = जोड़ 15 और जोड़ 5 तारांकन जोड़ 3 = जोड़ 15। 2 असमान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा हमेशा ऋणात्मक होता है। -5 तारांकन जोड़ 3 = -15। भाग, डिवीजन। गुणा की तरह ही भाग के नियम भी समान हैं। समान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल धनात्मक होता है और असमान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल ऋणात्मक होता है। समीकरणों का निर्माण और हल, फॉर्मेशन एंड सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस। ये पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जब इन बुनियादी नियमों को समझ लिया जाता है, तब भास्कराचार्य बताते हैं कि कैसे इन संख्याओं और एक अज्ञात राशि यावत तावत का उपयोग करके समीकरणों को बनाया और हल किया जाता है। यावत तावत का शाब्दिक अर्थ है जितना उतना, जिसका उपयोग किसी अज्ञात राशि को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम आज -x, -y, या z का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई समस्या है कि एक संख्या में 5 जोड़ने पर 12 आता है तो वो संख्या क्या है, तो भास्कराचार्य की विधि में इसे कुछ इस तरह व्यक्त किया जाएगा। माना कि वो अज्ञात संख्या यावत तावत है। समीकरण होगा यावत तावत + 5 = 12। इसे हल करने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों से 5 घटाया जाएगा। यावत तावत = 12 - 5। यावत तावत = 7। ये दर्शाता है कि कैसे भास्कराचार्य ने बीजगणित के सिद्धांतों को सरल और व्यवस्थित तरीके से समझाया। उन्होंने ये भी सिखाया कि समीकरणों के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्याएं ले जाते समय उनके चिन्ह, साइंस बदल जाते हैं, जो कि बीजगणित का एक मूलभूत नियम है। निष्कर्ष, बीजगणितम का पहला भाग केवल संख्याओं और उनके नियमों का परिचय नहीं है, बल्कि ये उस वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है जो प्राचीन भारत में मौजूद थी।
भास्कराचार्य ने शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को न केवल परिभाषित किया बल्कि उनके बीच के संबंधों और संक्रियाओं को भी स्पष्ट किया। ये पुस्तक बीजगणित की एक मजबूत नींव रखती है जिस पर बाद में और भी जटिल गणितीय अवधारणाओं का निर्माण हुआ। इसका हिंदी अनुवाद हमें इस अमूल्य ज्ञान तक पहुंचने का अवसर देता है जो हमें हमारे गणितीय विरासत पर गर्व महसूस कराता है। ये पुस्तक दर्शाती है कि बीजगणित कोई नया विषय नहीं है बल्कि इसकी जड़ें हमारे प्राचीन ज्ञान में गहरी हैं। समीकरणों का हल, रैखिक और द्विघात समीकरण। बीजगणितम का दूसरा महत्वपूर्ण भाग समीकरणों, इक्वेशंस को हल करने की विधियों पर केंद्रित है। भास्कर द्वितीय भास्कराचार्य ने इस खंड में न केवल रैखिक समीकरणों, लीनियर इक्वेशंस को हल करने के तरीके समझाए बल्कि द्विघात समीकरणों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हल करने के लिए कई सूत्र और तकनीकें प्रस्तुत की। ये विधियां आज भी गणित के पाठ्यक्रम में प्रासंगिक हैं। 1. रैखिक समीकरणों का हल, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। रैखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें अज्ञात राशि, वेरिएबल, जिसे पुस्तक में यावत तावत कहा गया है, की सबसे बड़ी घात पावर 1 होती है। आधुनिक रूप में ये ax जोड़ b इक्वल c के रूप में होता है। भास्कराचार्य ने इन समीकरणों को हल करने के लिए कुछ सरल और तार्किक सिद्धांत बताए। पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशन। समीकरण के एक पक्ष से किसी पद को दूसरे पक्ष में ले जाने पर उसका चिन्ह, साइन बदल जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक समीकरण है यावत तावत प्लस 5 इक्वल्स 12, इसे हल करने के लिए प्लस 5 को दाईं ओर ले जाया जाता है जिससे वो -5 बन जाता है। यावत तावत इक्वल्स 12 - 5, यावत तावत इक्वल्स 7। समान संक्रिया, इक्वल ऑपरेशंस, किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग देने पर समीकरण का मान नहीं बदलता। इस सिद्धांत का उपयोग करके समीकरणों को संतुलित बैलेंस किया जाता है। भास्कराचार्य ने समस्याओं को हल करने के लिए इन नियमों का उपयोग करते हुए कई उदाहरण दिए हैं जो व्यापार, आयु और वस्तुओं के वितरण जैसी दैनिक जीवन की स्थितियों पर आधारित थे। 2. द्विघात समीकरणों का हल, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण बीजगणित का एक अधिक जटिल हिस्सा है। इनमें अज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात 2 होती है, ax वर्ग जोड़ bx जोड़ c इक्वल 0। भास्कराचार्य ने इन समीकरणों को हल करने के लिए 2 प्रमुख विधियां बताई हैं। विधिकरण, मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। ये विधि किसी भी द्विघात समीकरण को एक पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बदलने पर आधारित है। भास्कर द्वितीय ने इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझाया। 1. समीकरण को मानक रूप ax वर्ग जोड़ bx इक्वल c में लाएं। 2. समीकरण के दोनों पक्षों को 4a से गुणा करें। इससे समीकरण 4a वर्ग x वर्ग जोड़ 4abx इक्वल्स -4ac बन जाएगा। 3. अब समीकरण के बाईं ओर को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पक्षों में b वर्ग जोड़ें। 4a वर्ग x वर्ग जोड़ 4abx जोड़ b वर्ग इक्वल्स b वर्ग 4ac। 4. बाईं ओर 2ax जोड़ b वर्ग का पूर्ण वर्ग बन जाता है और दाईं ओर b वर्ग 4ac रहता है। 5. अब दोनों पक्षों का वर्गमूल, स्क्वायर रूट लें और x का मान निकालें। ये विधि, जिसे भास्कर का सूत्र भी कहा जाता है, आधुनिक द्विघात सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बहुत करीब है। ये इस बात का प्रमाण है कि भास्कर द्वितीय ने इस जटिल समस्या को हल करने के लिए एक सामान्य और प्रभावी तरीका विकसित किया था। मध्य पद तोड़ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। भास्कर द्वितीय ने इस विधि का भी प्रयोग किया जिसमें बीच के पद मिडिल टर्म को 2 भागों में विभाजित किया जाता है ताकि गुणनखंड फैक्टर्स आसानी से मिल सकें। ये तकनीक आज भी द्विघात समीकरणों को हल करने का एक सामान्य तरीका है। 3. ऋणात्मक हल की व्याख्या। भास्कराचार्य ने समीकरणों को हल करते समय ऋणात्मक नेगेटिव हल मिलने की संभावना पर भी विचार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ समस्याओं में ऋणात्मक उत्तर का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं होता, खासकर जब ये आयु या दूरी जैसी राशियों से संबंधित हो। इस तरह उन्होंने गणितीय समाधान और उनकी व्यावहारिक प्रासंगिकता के बीच अंतर को समझाया। निष्कर्ष, बीजगणितम में समीकरणों को हल करने की तकनीकें केवल सैद्धांतिक नहीं हैं, बल्कि वे पूरी तरह से व्यावहारिक हैं।
भास्कर द्वितीय द्वारा विकसित की गई विधियां विशेष रूप से द्विघात समीकरणों के लिए पश्चिमी गणितज्ञों द्वारा इसी तरह की खोजों से कई सदियों पहले की गई थीं। ये पुस्तक भारतीय गणित की गहराई और परिपक्वता को दर्शाती है, जहां समस्याओं को हल करने के लिए न केवल सूत्र बल्कि उनके पीछे के तर्कों को भी समझा गया था। ये ज्ञान आज भी गणित के विद्यार्थियों के लिए एक मूल्यवान स्रोत है। अज्ञात राशियों का पता लगाना, यावत तावत का उपयोग। बीजगणितम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत अज्ञात राशियों को दर्शाने की तकनीक है। भास्कर द्वितीय भास्कराचार्य ने समस्याओं को हल करने के लिए एक अज्ञात राशि को यावत तावत के रूप में दर्शाया। ये तकनीक आधुनिक बीजगणित में x और y जैसे अक्षरों वेरिएबल्स के उपयोग के समान है। यावत तावत का शाब्दिक अर्थ है जितना उतना या जो कुछ भी है। इसका उपयोग किसी ऐसे मान को दर्शाने के लिए किया जाता था जो समस्या में ज्ञात नहीं होता है और जिसे हमें खोजना होता है। ये एक प्रतीकात्मक तरीका था जिसने गणितीय समस्याओं को एक सामान्य रूप में लाने में मदद की। 1. अवधारणा और उपयोग। इससे पहले कि बीजगणित का विकास हुआ, गणितीय समस्याओं को शब्दों में व्यक्त किया जाता था जिससे उन्हें हल करना कठिन हो जाता था। यावत तावत के उपयोग ने इस प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बना दिया। ये एक तरह से अज्ञात राशि को एक नाम देने जैसा था जिससे उस पर गणितीय संक्रियाएं ऑपरेशंस लागू करना आसान हो गया। उदाहरण के लिए, यदि कोई समस्या है, एक संख्या और उसके 5वें भाग का योग 24 है, वो संख्या क्या है? इस समस्या को हल करने के लिए भास्कराचार्य की विधि के अनुसार सबसे पहले अज्ञात संख्या को यावत तावत मान लिया जाएगा, तो इसका 5वां भाग फ्रैक 15 यावत तावत होगा। समस्या के अनुसार समीकरण होगा यावत तावत प्लस फ्रैक 15 यावत तावत इक्वल्स 24। इस समीकरण को हल करने के लिए भास्कराचार्य के नियमों का उपयोग किया जाता था। दोनों पदों को एक साथ मिलाकर फ्रैक 65 यावत तावत इक्वल्स 24 होगा। अब दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर 6 यावत तावत इक्वल्स 120। अंत में दोनों पक्षों को 6 से भाग देने पर यावत तावत इक्वल्स 20। इस तरह यावत तावत का उपयोग करके अज्ञात राशि का मान आसानी से निकाला जा सकता था। 2. कई अज्ञात राशियां। भास्कर द्वितीय ने केवल एक अज्ञात राशि के लिए ही नहीं बल्कि कई अज्ञात राशियों वाली समस्याओं को हल करने के लिए भी तकनीकें विकसित की थीं। उन्होंने ऐसी अतिरिक्त अज्ञात राशियों को दर्शाने के लिए अन्य रंगों के नाम जैसे कालक यानी काला, नीलक यानी नीला का उपयोग किया। यह आधुनिक बीजगणित में -x-y-y आदि के उपयोग के समान है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय गणितज्ञ समीकरणों की जटिलता को समझने और उन्हें हल करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण रखते थे। निष्कर्ष। यावत तावत की अवधारणा केवल एक गणितीय प्रतीक नहीं थी बल्कि ये बीजगणित के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। इसने जटिल समस्याओं को सरल और हल करने योग्य समीकरणों में बदलने में मदद की। यह दर्शाता है कि भास्कराचार्य ने आधुनिक बीजगणितीय सोच की नींव रखी, जहां अमूर्त विचारों को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। ये तकनीक भारतीय गणित की परिपक्वता और अभिनव सोच का एक ज्वलंत उदाहरण है। पहेलियां और उदाहरण। गणित को मजेदार बनाना। बीजगणितम केवल एक सैद्धांतिक गणितीय ग्रंथ नहीं है। भास्कराचार्य ने इसे और भी रोचक और सुलभ बनाने के लिए इसमें कई दिलचस्प पहेलियां, पजल्स और व्यावहारिक उदाहरण प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स शामिल किए हैं। ये उदाहरण अक्सर हमारे दैनिक जीवन की स्थितियों से जुड़े होते हैं, जैसे व्यापार, लेन देन, ऋण और निवेश, जिससे पाठक के लिए विषय को समझना आसान और मनोरंजक हो जाता है। 1. गणितीय समस्याओं का व्यावहारिक उपयोग। भास्कराचार्य का उद्देश्य केवल सूत्र सिखाना नहीं था, बल्कि ये भी दिखाना था कि इन सूत्रों का वास्तविक दुनिया में कहाँ उपयोग होता है। उन्होंने बीजगणित के सिद्धांतों को समझाने के लिए सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण पहेलियां बनाई। ये पहेलियां अक्सर एक कहानी के रूप में प्रस्तुत की जाती थी, जिससे पाठक की रुचि बनी रहती थी। उदाहरण के लिए, पुस्तक में एक पहेली इस प्रकार है। एक व्यापारी ने कुछ घोड़ों को कुछ दाम पर खरीदा।
यदि वो घोड़ों की संख्या में 3 की वृद्धि करता है और प्रत्येक घोड़े का दाम 2 कम कर देता है तो उसे कुल मिलाकर 100 रुपए मिलते हैं। घोड़ों की मूल संख्या और उनका दाम ज्ञात करो। इस तरह की पहेली को हल करने के लिए भास्कराचार्य की विधियों का उपयोग करके एक समीकरण बनाया जाता था। यदि हम घोड़ों की मूल संख्या को यावत तावत और प्रत्येक घोड़े के दाम को कालक मान लें तो ये एक द्विचर 2 वेरिएबल समीकरण बन जाता है। इस तरह के उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि बीजगणित केवल कागज पर लिखी हुई संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। 2. ब्याज और ऋण की गणना। भास्कराचार्य ने चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित समस्याओं को भी बीजगणितीय तरीके से हल किया। उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जहां एक निश्चित राशि पर समय के साथ ब्याज जुड़ता जाता है। ये आज के वित्तीय गणित, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की नींव है, जिसमें निवेश, बचत और ऋण की गणना की जाती है। इन उदाहरणों ने यह साबित किया कि भारतीय गणितज्ञों ने उस समय भी जटिल वित्तीय अवधारणाओं को समझा और उनके लिए सूत्र विकसित किए। 3. आयु संबंधी और ज्यामितीय पहेलियां। पुस्तक में आयु संबंधी, एज रिलेटेड और ज्यामितीय जियोमेट्रिकल पहेलियां भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, आयु संबंधी, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 450 है तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? इस समस्या को हल करने के लिए द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उपयोग किया जाता था। ज्यामितीय, एक त्रिभुज के 3 भुजाओं की लंबाई दी गई है, इसका क्षेत्रफल एरिया ज्ञात करो। इन उदाहरणों से यह साबित होता है कि भास्कराचार्य ने गणित की विभिन्न शाखाओं जैसे अंकगणित, ज्यामिति और बीजगणित को एक दूसरे से जोड़ा, जिससे गणित का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित हुआ। निष्कर्ष: बीजगणितम में दी गई पहेलियां और उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने अपने ज्ञान को केवल सैद्धांतिक नहीं रखा, बल्कि उसे व्यावहारिक बनाया। ये उदाहरण न केवल सीखने को मजेदार बनाते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि गणित कैसे हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। ये पुस्तक एक प्रेरणा है कि गणित को एक शुष्क विषय के रूप में नहीं, बल्कि एक रोचक और उपयोगी विज्ञान के रूप में देखा जाना चाहिए। चक्रवाल विधि, भारतीय गणित की एक महान उपलब्धि। बीजगणितम की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक चक्रवला विधि है। ये एक अत्यंत उन्नत और परिष्कृत गणितीय तकनीक थी, जिसे भास्कराचार्य ने पेल के समीकरण, पेल्स इक्वेशन को हल करने के लिए विकसित किया था। इस विधि की सबसे खास बात यह है कि इसे यूरोप में लगभग 600 साल बाद खोजा गया था, जो भारतीय गणित की दूरदर्शिता और श्रेष्ठता को दर्शाता है। 1. पेल का समीकरण और इसकी चुनौती। पेल का समीकरण एक द्विघात अनिश्चित समीकरण, क्वाड्रेटिक इंडिटर्मिनेट इक्वेशन है, जो nx वर्ग जोड़ 1 इक्वल्स y वर्ग के रूप में होता है, जहां n एक पूर्णांक इंटीजर है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। इस समीकरण का हल खोजना कोई आसान काम नहीं था। इसका कारण यह है कि इसके अनंत पूर्णांक हल होते हैं और सबसे छोटा हल खोजना भी बहुत जटिल हो सकता है। यह समस्या प्राचीन गणितज्ञों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। 2. चक्रवाल विधि की कार्यप्रणाली। भास्कराचार्य ने इस जटिल समस्या को हल करने के लिए चक्रवाल नामक एक व्यवस्थित और पुनरावृत्त इटरेटिव विधि विकसित की। चक्रवाल का अर्थ चक्र या वृत्त होता है, जो इस विधि की चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। इस विधि के मुख्य चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले एक प्रारंभिक पूर्णांक हल, बोल्ड सिंबल ए, बोल्ड सिंबल बार खोजा जाता है, जो समीकरण nx वर्ग जोड़ k इक्वल्स y वर्ग को संतुष्ट करता है, जहां k एक छोटा पूर्णांक होता है जो 1 के बराबर नहीं भी हो सकता है। इसके बाद इस प्रारंभिक हल का उपयोग करके एक पुनरावृत्त प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया में नए पूर्णांक मानों को एक सूत्र का उपयोग करके लगातार निकाला जाता है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक k का मान 1 या -1 नहीं हो जाता। जब ऐसा होता है तो हमें मूल पेल के समीकरण का हल, बोल्ड सिंबल x, बोल्ड सिंबल y मिल जाता है। ये विधि बहुत ही कुशल और प्रभावी थी। ये केवल एक प्रारंभिक अनुमान पर आधारित नहीं थी, बल्कि एक निश्चित प्रक्रिया पर आधारित थी जो हमेशा सही उत्तर तक पहुंचती थी। 3. ऐतिहासिक महत्व।
चक्रवाल विधि का सबसे बड़ा महत्व इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता है। इस विधि का वर्णन भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में किया था। यूरोप में इसी तरह की विधि, जिसे आज लॉग्रेंज का तरीका लग्रेंज मेथड कहते हैं, 18वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। ये एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे भारतीय गणित में उन्नत अवधारणाएं यूरोप से सदियों पहले विकसित हो चुकी थीं। ये न केवल भारतीय गणित की श्रेष्ठता को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि गणितीय ज्ञान का विकास दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्र रूप से हुआ था। चक्रवाल विधि भारतीय गणित की अमूर्त और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता का एक सशक्त प्रमाण है। निष्कर्ष: चक्रवाल विधि केवल एक गणितीय तकनीक नहीं है, बल्कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अनमोल रत्न है। ये भास्कराचार्य की असाधारण प्रतिभा और भारतीय गणित के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। ये आज भी गणित के इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संस्कृत और हिंदी अनुवाद ज्ञान को सुलभ बनाना। बीजगणितम की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसका संस्कृत और हिंदी अनुवाद है। ये अनुवाद ही है जो इस प्राचीन गणितीय ग्रंथ को आधुनिक पाठकों के लिए सुलभ और बोधगम्य बनाता है। मूल रूप से भास्कराचार्य द्वारा 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में रचित ये पुस्तक यदि केवल अपने मूल रूप में होती तो आज के समय में बहुत कम लोग इसे पढ़ पाते। 1. मूल संस्कृत पाठ की कठिनाई। संस्कृत एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है, लेकिन आज ये आम बोलचाल की भाषा नहीं है। इसमें लिखे गए वैज्ञानिक और गणितीय ग्रंथ जैसे कि बीजगणितम विशेष शब्दावली, टेक्निकल वोकैबुलरी और जटिल व्याकरण कॉम्प्लेक्स ग्रामर का उपयोग करते हैं। इन ग्रंथों को समझने के लिए न केवल संस्कृत का गहरा ज्ञान आवश्यक है, बल्कि उस समय की गणितीय सोच और संदर्भ को भी समझना होता है। यही कारण है कि मूल संस्कृत पाठ का अध्ययन करना आज के समय में चुनौतीपूर्ण है। 2. हिंदी अनुवाद का महत्व। यहीं पर श्रीनिवास शास्त्री द्वारा किए गए हिंदी अनुवाद का महत्व सामने आता है। उन्होंने इस जटिल ग्रंथ को सरल और स्पष्ट हिंदी में रूपांतरित किया है, जिससे ये आम पाठकों, छात्रों और गणित प्रेमियों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है। इस अनुवाद ने कई उद्देश्यों को पूरा किया है। ज्ञान का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज। इसने ज्ञान को विद्वानों की संकरी दुनिया से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। अब कोई भी व्यक्ति जिसे हिंदी आती है, भारतीय गणित की इस महान विरासत का अध्ययन कर सकता है। समझ की सरलता, सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अनुवाद ने पुस्तक में दिए गए जटिल सूत्रों, नियमों और पहेलियों को सरल भाषा में समझाया है। उदाहरण के लिए यावत तावत जैसे संस्कृत शब्दों को हिंदी में अज्ञात राशि या एक्स जैसे आधुनिक शब्दों के समकक्ष समझाया गया है, जिससे अवधारणाओं को समझना आसान हो जाता है। ऐतिहासिक जुड़ाव, हिस्टोरिकल कनेक्शन। ये अनुवाद हमें हमारी अपनी वैज्ञानिक और गणितीय परंपरा से जोड़ता है। ये हमें गर्व महसूस कराता है कि हमारी सभ्यता में इतना उन्नत ज्ञान मौजूद था और ये आज भी प्रासंगिक है। 3. ज्ञान सेतु का निर्माण। ये हिंदी अनुवाद एक ज्ञान सेतु नॉलेज ब्रिज का काम करता है, जो अतीत के ज्ञान को वर्तमान से जोड़ता है। ये न केवल गणित के छात्रों के लिए उपयोगी है, बल्कि ये इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक मूल्यवान स्रोत है, जो ये जानना चाहते हैं कि प्राचीन भारत में बीजगणित का विकास कैसे हुआ। यह अनुवाद हमें ये समझने में मदद करता है कि भारतीय गणितज्ञों ने कैसे शून्य, ऋणात्मक संख्याओं और अनिश्चित समीकरणों जैसी जटिल अवधारणाओं को समझाया। निष्कर्ष: संक्षेप में, बीजगणितम का हिंदी अनुवाद इस पुस्तक का सबसे बड़ा लाभ है। ये एक सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रयास है, जिसने एक प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ को पुनर्जीवित किया है। यह अनुवाद हमें हमारी विरासत से परिचित कराता है और ये सुनिश्चित करता है कि भास्कराचार्य जैसे महान विद्वानों का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता रहे। ये साबित करता है कि ज्ञान की भाषा नहीं, बल्कि उसका सार महत्वपूर्ण होता है और अनुवाद इस सार को संरक्षित रखने का एक शक्तिशाली माध्यम है। बीजगणितम, भारतीय गणित की एक अनमोल विरासत। बीजगणितम महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखी गई सिर्फ एक गणित की पाठ्यपुस्तक नहीं है, बल्कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अनमोल और गौरवशाली हिस्सा है।
ये पुस्तक इस बात का सशक्त प्रमाण है कि प्राचीन भारत में गणित का ज्ञान कितना उन्नत, व्यवस्थित और परिष्कृत था। ये ग्रंथ बीजगणित अलजेब्रा के सिद्धांतों को गहराई से समझाता है। इसमें न केवल बीजगणितीय समीकरणों को हल करने के नियम बताए गए हैं, बल्कि शून्य, जीरो, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के महत्व को भी विस्तार से समझाया गया है। पुस्तक में अज्ञात राशियों को दर्शाने के लिए यावत तावत जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है, जो आधुनिक बीजगणित के x और y जैसे चर वेरिएबल्स के उपयोग के समान है। पुस्तक की मुख्य विशेषताएं: एक व्यवस्थित ज्ञान। बीजगणितम में गणित के नियम एक तार्किक और व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें पहले सरल सिद्धांतों जैसे कि संख्याओं के गुणधर्म को समझाया गया है और फिर धीरे धीरे जटिल अवधारणाओं जैसे द्विघात समीकरणों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के तरीकों पर जाया गया है। 2. व्यावहारिक दृष्टिकोण। पुस्तक केवल सैद्धांतिक नहीं है। इसमें कई व्यावहारिक उदाहरण और पहेलियां शामिल हैं जो दैनिक जीवन की समस्याओं जैसे व्यापार, ऋण और निवेश से संबंधित हैं। ये दिखाता है कि गणित को जीवन के विभिन्न पहलुओं में कैसे लागू किया जा सकता है। 3. उन्नत तकनीकें। इस पुस्तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक चक्रवाला विधि का वर्णन है। ये विधि पेल के समीकरण पेल्स इक्वेशन को हल करने के लिए एक उन्नत तकनीक थी जिसे यूरोप में कई सदियों बाद खोजा गया था। ये भारतीय गणित की वैज्ञानिक उत्कृष्टता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। 4. हिंदी अनुवाद का लाभ। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद इसे आधुनिक पाठकों के लिए सुलभ बनाता है। मूल संस्कृत पाठ को समझना कठिन हो सकता है, लेकिन श्रीनिवास शास्त्री का अनुवाद इस ज्ञान को सभी के लिए उपलब्ध कराता है, जिससे यह ज्ञान की एक अमूल्य विरासत बन जाती है। प्रेरणा का स्रोत। बीजगणितम आज के छात्रों और गणित प्रेमियों के लिए एक महान प्रेरणा का स्रोत है। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे पूर्वज न केवल आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान में, बल्कि वैज्ञानिक और गणितीय सोच में भी कितने आगे थे। ये हमें हमारे समृद्ध अतीत से जोड़ती है और हमें अपनी वैज्ञानिक विरासत पर गर्व करने का अवसर देती है। ये पुस्तक दर्शाती है कि गणित कोई शुष्क विषय नहीं है, बल्कि ये एक रचनात्मक और उपयोगी विज्ञान है जिसकी जड़ें हमारी संस्कृति और इतिहास में गहरी हैं।